अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन आज करेंगे नामांकन। अध्यक्ष बनना लगभग तय, कल होगा औपचारिक ऐलान। हरियाणा में बीजेपी के नेताओं की जुबानी जंग, कांग्रेस की एंट्री। राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह की तकरार पर बोले हुड्डा, बीजेपी अब टूटी फूटी। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2.8 की तीव्रता के साथ नॉर्थ दिल्ली रहा भूकंप का केंद्र। 14 जनवरी को भी सोनीपत रहा था भूकंप का केंद्र। करनाल में अब बिना वाहन रुके कटेगा टोल। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम का जल्द होगा ट्रायल। चलती गाड़ियों से होगी ऑटोमेटिक टोल वसूली। झज्जर में बीजेपी नेता के भाई के साथ पुलिस की मुठभेड़ का मामला गरमाया। खापों का पुलिस पर मनमानी करने का आरोप। पंकज हलावत को छोड़ने के लिए 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। फरीदाबाद में गुरुद्वारे के बाहर से दुल्हन का भाई किडनैप, बहाने से बुलाकर फॉर्च्यूनर में अगवा कर ले गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे के साथ। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और दिल्ली में हरियाणा भवन पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा दौरे पर हरियाणा के जो सीएम हैं वो दिल्ली के दौरे पर हैं। हरियाणा भवन में पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी जो हैं और यहीं पर कई मुद्दों को लेकर आज जो है चर्चा भी की जाएगी। आपको बता दें, बीजेपी के नए अध्यक्ष का आज नामांकन भी है। बीजेपी के नए अध्यक्ष का नामांकन होने के बाद उसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कल इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपने दिल्ली दौरे पर हरियाणा भवन पहुंचे हैं। हरियाणा भवन में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं, तो दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज बीजेपी के अध्यक्ष के लिए नामांकन भी आज भरा जा रहा है। नवीन जो हैं वो नए अध्यक्ष बीजेपी के होंगे। आज इनका नामांकन होना है और लगभग इनका अध्यक्ष बनना तय है। औपचारिक ऐलान इसका कल होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के दौरान भी जो है मौजूद रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, हरियाणा भवन में नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भी भरना है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। और इसी सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और इस ऐतिहासिक दिन में वो जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें कि आज नॉमिनेशन होगा और कल घोषणा की जाएगी। और जो सूत्र के अनुसार जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है कि लगभग निर्विरोध तय है नितिन नवीन का, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी ने उन्हें हाल में ही कार्यकारिणी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और उसके बाद प्रस्तावक की सूची में खुद प्रधानमंत्री का होना इस और खास तौर पर इशारा कर रहा है कि नितिन नवीन निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे, जिसके चलते तमाम अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और इसी सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, तमाम हरियाणा के बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो नामांकन के दौरान नायब सिंह सैनी जो हैं मौजूद रहेंगे। कई बीजेपी के नेता भी नितिन नवीन के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा जाएगा। नितिन नवीन आज नामांकन करेंगे और हरियाणा बीजेपी के नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। नितिन नवीन के नॉमिनेशन में बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। आपको बता दें कि नितिन नवीन के नामांकन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे और लगभग उनका अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि आज से पहले भी जितनी बार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं उनमें वोटिंग नहीं हुई है, चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि नामांकन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गुजरा जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर इस तरह का तालमेल है कि यह पहले से निश्चित होता है किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसी के तहत नितिन नवीन भी आज नामांकन भरेंगे। जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है 19 और 20 तारीख।
क्योंकि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलना है। सर, किस तरीके से देखते हैं, निर्विरोध चुने जाएंगे नितिन नवीन जी? देखिए, अभी तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया 12 बजे के बाद शुरू करेंगे और देखते हैं कितने लोग नॉमिनेशन करते हैं, परंतु संभवतः लगता है कि निर्विरोध ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो जाएगा। आज तक ऐसी परंपरा हमारी पार्टी की रही है। जब प्रस्तावक में खुद प्रधानमंत्री हो तो किंतु परंतु तो होता नहीं। अब वो तो विषय है ही है ना, परंतु आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं देश के अंदर। पहली बार ऐसा होगा ये भी संभव नहीं है। और नवीन जी हमारे बहुत ही युवा और कर्मठ नेता हैं और वो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब तक के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिका में होंगे। एनर्जेटिक और डाउन टू अर्थ एक ऐसे नेता को हमारी आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी है उनके पास, और उनका पारिवारिक भी और उनका स्वयं का भी अच्छा बिहार की राजनीति के अंदर जबरदस्त उनका अनुभव है और लंबे समय तक वो छत्तीसगढ़ के और कई प्रांतों के वो प्रभारी भी रहे। संगठनात्मक रामचंद्र जी, एक छोटा सवाल लूंगा। एक नई युवा सोच की तरफ बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं का डिमांड देती है और जिस समय देखिए मोदी जी ने अपना मुख्यमंत्री के तौर पर करियर शुरू कराया, वो भी कितने युवा थे और आज अध्यक्ष के तौर पर भी युवा को कर रहे हैं। नड्डा जी ने करियर शुरू कराया, तब भी वो भी युवा और ऊर्जावान थे। और इसी तरह युवाओं को आगे बढ़ा के और देश के भविष्य को जो 2047 का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए मोदी जी जुटे हैं। आप मौजूद रहेंगे? हाँ, हम सभी हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं सभी। सवाल पूछूंगा आपसे कि ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है, एक प्रक्रिया पूरी की जा रही है, क्योंकि एक बीजेपी प्रोटोकॉल में पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है और जो पार्टी हमारी पार्टी में बिल्कुल डेमोक्रेसी है। अगर कोई चाहे तो नामांकन भर सकता है और एक अनुशासन के तौर पर पार्टी जो फैसला लेगी वो ले रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगी? एक नई सोच, एक नई विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को एक नया युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि एक ऊर्जावान, नौजवान और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो 5 समय के विधायक रह चुके हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, प्रभारी रहे हुए हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो जो है हमारे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और एक प्रक्रिया के तहत कि प्रॉपरली किस तरह से इलेक्शन होता है वो इस पार्टी के अंदर होता है, तो ये निश्चित तौर पे जो है बहुत ही सौभाग्य की बात है। निर्विरोध कहा जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, जैसा आपने भी कहा, जिक्र किया, जब प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री हों तब किंतु परंतु नहीं। देखिए, हर चीज की प्रक्रिया है और डेमोक्रेटिक तरीके से जो है चुनाव होगा और इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं आती है। ये तमाम वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। खुद मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। तमाम लोग आज नितिन नवीन के नॉमिनेशन में शामिल होंगे और कल घोषणा होगी कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। मगर जैसा कि आपने सुना, प्रक्रिया पूरी की जा रही है, नाम सब जानते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो वहीं हरियाणा में मनरेगा के नाम को लेकर सरकार और विपक्ष में तर्क तकरार जो है वो बरकरार है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर मनरेगा के नाम बदले जाने और योजना में हुए बदलावों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। नाम चेंज की तो बात नहीं है, उसको जो उसका स्कीम है उसको ही खत्म करने के कदम बढ़ाए हुए हैं। ये सरकार आने के बाद किया ही इन्होंने था कि पिछली बार मनरेगा के हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे और इन्होंने 100 दिन का रोजगार कितना दिया, 2100 को। और जब रोजगार नहीं दे सकते तो कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन कितना दिया, 1 को भी दिया 5 साल में, नॉट इवन सेक्टर। तो ये तो पहले से बना रहे हैं जो गरीब आदमी का। तो मनरेगा में कौन बेनिफिशियरी कौन थे? 90% दलित और बैकवर्ड क्लास के, उनके पेट पे लात मारी। आज ही नहीं आया क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं भी हैरान था। मैं हैरान इसलिए था, यहां कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं कि श्रमिकों को खत्म कर दिया है,
ये जी राम जी ले आए हैं। और मैं ज्यादा हैरान तो इस बात से हुआ, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस का सहयोगी जो उनके साथ बैठ करके आपस में ठिंगम ठिंगा करते हैं, इंटरनल बैठ करके बातें करते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, उसने सोचा ये तो बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया, उसने नहीं किसी से पूछा, उसने क्या करा, एक प्रस्ताव बनाया और विधानसभा बुलाई, विधानसभा के अंदर ले आया, पास कर दिया, कहा जी तो गलत कर दिया। ये आम आदमी सरकार ने किया। मैंने कहा ये प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने उसकी कॉपी मंगवाई, मैं कहा इसके अंदर पढ़े तो इसने क्या प्रस्ताव पास किया। मैं उसको पढ़ने लगा जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया, उसके अंदर कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं, उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं। भाई अगर इसके अंदर इसको ये लगे कि कोई गलत हो गया तो उसमें सुझाव तो देना बैठता है ना। आज मैंने आप लोगों से बात चर्चा की है, मैंने पूछा है कि अगर कोई इसके अंदर आपको दिक्कत या समस्या लग रही है आप बताइए ना, ये सुझाव है, हम आपके सुझाव के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को लेकर राहुल गांधी पर साधे गए निशाने पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नसीहत दे डाली है। महिपाल ढांडा ने कहा कि महिपाल ढांडा जो है वो मुझसे ट्रेनिंग लें, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि महिपाल ढांडा संयम से बोलना सीखे, अब वो रामलीला के कलाकार नहीं शिक्षा मंत्री है। आपको बता दें कि महिपाल ढांडा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी को खुद ट्रेनिंग की जरूरत है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की जो है ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और इसी को लेकर इन्होंने ये निशाना साधा था। इसको मैं दे दूंगा शिक्षा मंत्री को। महिपाल ने कहा तब ट्रेनिंग ले ले, थोड़ा बोलने का संयम सीखे, ठीक है ना, बोलने का संयम सीखे। मैं कई बार कहा इनको, भाई तो ठीक है, वो तो रामलीला का अलग होता है, अब तो शिक्षा मंत्री है, रामलीला में कलाकार थोड़ा ही है। हरियाणा में इस समय सियासत जहां मनरेगा और कांग्रेस के ट्रेनिंग सेशन को लेकर हो रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर भी सियासत तेज है। विपक्ष ने अब बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी को बीजेपी की फूट बताना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेताओं की सियासी तकरार और वार पलटवार की श्रृंखला अब काफी लंबी होती जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह अब हर मंच से एक दूसरे का नाम ले लेकर कोस रहे हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि किसने किसको हराया और कौन किससे जीता, इस पर खुलेआम बहस छिड़ गई है। राजनीतिक इतिहास राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरवीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, चौथे नंबर पर गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है, मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए, तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे। राव नरबीर सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार राव इंद्रजीत सिंह को निशाने पर लिए हुए हैं। वो लगातार राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर उन्हें कभी नसीहत देते हैं तो कभी सलाह देने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। पिछले साल के आखिर में उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर उन पर बोलना शुरू किया था। तब राव नरबीर सिंह ने कहा था, मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत सिंह इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की। इसके बाद पिछले दिनों ही रेवाड़ी में उन्होंने कहा कि 1 या 5 विधायकों से कोई सीएम नहीं बन जाता। राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी ने जो सम्मान दिया वो किसी को नहीं मिला है। वहीं अब उन्होंने ये तक कह दिया है कि मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हराकर शुरू हुआ है।
किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई है। कोई ऐसी बैठ जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का। अब राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच जारी इस तल्ख बयानबाजी को लेकर विपक्ष भी बीजेपी को घेरना शुरू कर चुका है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की टूट फूट बताते हुए बीजेपी के अनुशासन और एकता पर सवाल उठाए हैं। जब ना देखा ना उसका क्या है, कभी कौन सा महकमा कभी कौन सा महकमा उनका है, टूट फूट तो वही है बीजेपी। तो और मैं क्या कह रहा हूँ, तो टूटी फूटी बीजेपी लोग मुझे कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये टूटी फूटी है। नहीं साहब कभी मीटिंग में जाते नहीं, कभी कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लोगों का जनहित का कोई काम नहीं कर रहा एक भी फैसला। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच यूं तो कई बार बयानबाजी और तल्खी देखने को मिली है, लेकिन ये पहली बार है जब राव नरबीर सिंह इस तरह से बैक टू बैक राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साध रहे हैं। और उधर राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव की ओर से भी जोरदार पलटवार किए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग कहां जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे दिल्ली एनसीआर का, जहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 2.8 की तीव्रता से यहां भूकंप आया। उत्तर दिल्ली में भूकंप का केंद्र रहा है, तो जो है झटके महसूस किए गए हैं। 2.8 की तीव्रता का भूकंप आया है दिल्ली एनसीआर में। ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। जिस तरह से भूकंप आया था 2.8 की तीव्रता से महसूस हुए उसके झटके, तो लोगों में भी डर पैदा हो गया। तो 2.8 की तीव्रता का ये भूकंप आया, जिसका जो केंद्र है वो उत्तर दिल्ली रहा है। उत्तर दिल्ली केंद्र था इस भूकंप का। जो 2.8 तीव्रता का ये भूकंप आया था, दिल्ली एनसीआर की जो धरती है ये भूकंप के झटकों से हिल चुकी थी। उधर फरीदाबाद में शादी वाले दिन दुल्हन के भाई को किडनैप कर लिया गया। बल्लभगढ़ में चावला कॉलोनी से भाई को बदमाश उठाकर ले गए। सीसीटीवी भी सामने आया है इस घटना का। बहाने से पहले दुल्हन के भाई को बदमाशों ने बाहर बुलाया और फिर गाड़ी में डालकर ले गए। फॉर्च्यूनर कार है जो नजर आ रही है सीसीटीवी में। आपकी तस्वीरों पर आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि एक फॉर्च्यूनर कार जाती हुई नजर आ रही है। इसी फॉर्च्यूनर कार में दुल्हन के भाई को किडनैप किया गया है। तो बदमाश आते हैं, बहाने से बाहर बुलाते हैं और फिर गाड़ी में किडनैप कर ले जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण, शादी है आज घर में, किसकी है और किसका अपहरण हुआ? बदमाश मेरी भतीजी की शादी है और मेरे भतीजे को उठा के ले गए। 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी, जिसमें एक नंबर थी और एक बिना नंबर थी। कितने लोग होंगे अंदर? 4-5, शायद 5-6 लोग थे। 5-6 लोग अंदर से बुला के उसे उठा के खींच के ले गए उसको। जिसको उठा कर ले गए हैं उसका दुल्हन से क्या रिश्ता है? वो भाई है दुल्हन का, सगा भाई है। सगा भाई। तो अभी कुछ मालूम नहीं चला है? नहीं, अभी कंप्लेंट करी है 112 और पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में आ गई है पुलिस? पुलिस आ गई है जी। क्या कह रही है पुलिस? वो अभी कार्रवाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। जो गाड़ी नंबर से सर्च किया है। अच्छा। और उससे वो ऑनर का डिटेल ढूंढ रहे हैं। एड्रेस पे शायद सीआई भेजी है। ठीक है। 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अभी कोई अपडेट आना बाकी है। ठीक है। कुछ मतलब कि ऐसा कुछ पता चला है कि कौन थे वो लोग? नहीं, हमें नहीं पता जी कुछ भी। अभी पता नहीं चला? किसी जानकार से पता चला हो? नहीं, किसी से और किसी ने देखा? कोई जानता ही नहीं था और देखा भी नहीं। आप उस समय कहाँ थे? मैं अंदर था, गुरुद्वारे के अंदर। तो अचानक भगदड़ मची होगी? हाँ, बाहर उसको फोन करके शायद बुलाया या पता नहीं क्या किया। उसे गर्दन से पकड़ के उसे गाड़ी में डाल के ले गए। किसी से कोई रंजिश हो सकती है उसकी? नहीं, इसके बारे में नहीं हो सकती और आइडिया भी नहीं इसके बारे में। ठीक है। उधर झज्जर में बीजेपी नेता के भाई के एनकाउंटर का मामला गर्माता नजर आ रहा है और इस मामले में अब खापों की एंट्री हो चुकी है। पंकज अहलावत के समर्थन में महापंचायत हुई। महापंचायत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। पुलिस को खापों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में पंकज अहलावत को छोड़ने को कहा गया है। वहीं मामले को लेकर
सीएम से भी खापे मुलाकात करेंगी। तो आपको बता दें कि ये एनकाउंटर हुआ है बीजेपी नेता के भाई का, जिसमें उसके पाँव में गोली लगी थी और वो जख्मी हो गया, जिसके बाद से जो है परिवार जो है पीड़ित परिवार, उसका कहना है कि वो उनका बेटा निर्दोष है, जबकि पंकज और उसके साथियों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा परिवार का कहना है। और पुलिस निर्दोष को फंसा रही है इस मामले में। इसी मामले में अब खापों ने जो है महापंचायत के बाद 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में पंकज अहलावत को छोड़ने के लिए कहा गया है। मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप, ये जो महापंचायत हुई है, जिनका कहना है कि अब जो पंकज है वो निर्दोष है, पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वहीं इस पूरे मामले में जांच के बाद पुलिस का क्या कहना है? जी, दरअसल जो पूरा मामला है ये एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने एनकाउंटर किया था और उसके बाद पंकज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जो भाजपा नेता प्रदीप अहलावत का भाई है। अब जो गांव वाले हैं वो इसे बेकसूर बता रहे हैं और इसी मामले में जो पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि जो एनकाउंटर है हुआ था उसमें एएसआई परवीन को गोली मारने वाला पंकज ही था और इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया और उस मुठभेड़ में पंकज को भी गोली लगी है। अब खापों की एंट्री हुई इस पूरे मामले में और खापों ने साफ कर दिया है कि प्रशासन जो है 7 दिन के अंदर पंकज को छोड़े और उसके साथ जो 2 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो उसके दोस्त थे, उन्हें भी छोड़ने का काम पुलिस की ओर से किया जाए। इस पूरे काम के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री से भी इस बीच मुलाकात की जाएगी और उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि इस मुठभेड़ का जो है वो बेहतर ढंग से जांच करवाई जाए और फर्जी होने के आरोप जो है वो खाप पंचायतें और जो ग्रामीण है या फिर जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनके परिजन इसे बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि रोहतक की रेंज के जो आईजी हैं उन्होंने मौका मुआयना भी किया है और जो जहां मुठभेड़ हुई थी उस स्थल का दौरा किया है और उसके बाद इस दौरान उनके साथ जो है झज्जर पुलिस की भी टीमें मौजूद रही, जो आला अधिकारी थे वो मौजूद रहे हैं और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो है खाप पंचायतों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है पंकज को छोड़ने के लिए, वहीं पुलिस जो है उसका कहना है कि उसकी तरफ से ही फायरिंग की गई थी पहले, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया है। फिलहाल अब ये पूरा मामला जो है वो जांच पर टिका है। क्या किसने किया है, कौन सच कह रहा है, कौन निर्दोष है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। भाई रोड़ा आज हमारी खाप की और साथी जो पड़ोसी खाप हैं सभी बुद्धिजीवी आए हुए थे। इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है सीएम साहब से बीच में मिलने का। वो प्रदीप भाई लेंगे, हमारे जो बच्चे हैं वो उनका जिम्मा है और बाहर ही खाप जो पड़ोसी हमारी खाप आ रही थी उनके हमने मेंबर बना लिए। अपनी खाप के हम सेक्रेटरी के द्वारा संदेश दे देंगे और अगले हफ्ते या तो बीच में हमने मतलब इंसाफ मिल गया, इंसाफ नहीं मिला तो अगले हफ्ते या तो हम धन्यवाद कर देंगे और या अगली रणनीति अपना देंगे। अरेस्ट कर रखे उनको लेकर क्या डिसीजन लिया? उनको तुरंत रिहा करो, जब उनकी पेश करने की जरूरत पड़ेगी तो वो जिम्मेवारी हमारी है, सभी की। समाज देगा। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती तो क्या कार्रवाई? ये मैंने बता दिया ना, आगे का टाइम इतनी प्रधान फैसला लेता ना, कई रोज पहले लेते हैं ना, वो उतना ही शुद्ध होता है। धन्यवाद। करनाल में अब बिना वाहन रुके टोल कटेगा। मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम का जल्द ही ट्रायल शुरू किया जाएगा। बस्तारा टोल प्लाजा पर ट्रायल शुरू होगा। चलती गाड़ियों से ऑटोमेटिक टोल वसूली होगी। तो करनाल जो है अब ये ऐसा करेगा जिसके बाद से जो टोल पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, टोल पर समय लगता है, लंबी लाइन लगती है। हालांकि फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक वसूली तो हो रही है, लेकिन आपको फिर भी वहां पर रुकना पड़ता है। बैरियर होता है, जब तक बैरियर ओपन नहीं होगा तब तक आपको वहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन करनाल में अब मल्टी लेन सिस्टम जो है वो शुरू होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, ये जो ट्रायल है ये शुरू होने वाला है और कब तक ये शुरू होगा और कितनी सुविधा इससे लोगों को होने वाली है? देखिए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है जो ट्रायल है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा, यानी कि आखिरी दिनों के अंदर। दोनों तरफ, अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं या फिर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, दोनों तरफ इस तरीके के मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगे हुए होंगे और
दो लगे होंगे, एक साइड पर दो लगे होंगे 50-50 मीटर की दूरी पर। इसके जरिए एक तो टाइम बचेगा, एक टोल की चोरी बचेगी और लंबी लंबी कतारें नहीं लगेंगी। लेकिन एक परेशानी ये उनके लिए आ जाएगी जो यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि अब तकनीक हाई हो रही है जिसके जरिए तमाम कैमरे लगे हुए होंगे, फास्टैग सेंसर लगा होगा, वीडियो रिकॉर्डर लगा होगा, और अगर कोई गाड़ी चालक ओवर स्पीड में लेकर जाता है, बचने का प्रयास करता है, तो 50 मीटर की दूरी पर दूसरा भी इस तरीके का एक मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगा हुआ होगा ताकि उसका भी जो है टोल कट सके। आने वाले दिनों के अंदर यहाँ से टोल प्लाजा भी हट जाएगा जब ये तकनीक पूरी तरह से सही हो जाएगी, सुचारू रूप से चल सकेगी, और जो टोल बैरियर लगे हुए हैं वो भी हट जाएंगे। तो फायदा आम पब्लिक को काफी होगा, उनका समय जरूर बचेगा। जी बिल्कुल, तो इससे जो है राहत तो लोगों को मिलने वाली जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु।